नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे अहम खबरों का और एचआरटीसी से जुड़ी हुई आपको अहम खबर देंगे, जिसके कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। 11,000 कर्मचारियों का वेतन अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। 11,000 कर्मचारी वेतन का इंतजार कर रहे हैं। करीब 8,000 पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। वेतन ना मिलने से कर्मचारी और पेंशन ना मिलने से पेंशनर्स परेशान है। एचआरटीसी के एमडी संदीप कुमार का इसको लेकर बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से पेंशन और सैलरी रिलीज कर दी गई है। करीब 2 बजे तक कर्मचारियों को एसएमएस आ जाएगा। बैंक प्रोसेसिंग के बाद बैंक अकाउंट में सैलरी पहुंच जाएगी। एचआरटीसी के कर्मचारियों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। जून का आधा महीना बीत चुका है, अभी तक सैलरी नहीं मिली है। सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, इसकी वजह से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसके इतर पेंशनर्स को अभी तक पेंशन नहीं मिली है, पेंशन का भी इंतजार हो रहा है। करीब 8,000 पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। एचआरटीसी के जो कर्मचारी हैं, इस महीने का वेतन अभी तक उन्हें नहीं मिला है। लेकिन इस बाबत जब एचआरटीसी के एमडी संदीप कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सैलरी रिलीज कर दी गई है और 2 बजे तक सभी कर्मचारियों को एसएमएस आ जाएगा। एचआरटीसी कर्मचारी लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं वेतन को बढ़ाने की। ओवरटाइम का उन्हें भत्ता नहीं मिल रहा है, उसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच अब एक नई खबर निकल कर आई है, जहां एचआरटीसी के कर्मचारियों को अभी तक इस महीने की सैलरी नहीं मिली है। मैं मानसिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन। सैलरी का जो हमारा हर महीने का जो ये पचड़ा है वो निरंतर चला हुआ है। पिछले महीने हमारी 18/5 को माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी से सचिवालय में मीटिंग हुई थी। उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी मिले। हमें आश्वस्त करवाया था कि 7 तारीख को आपको सैलरी और पेंशन जो है दे दी जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर महीने 15, 18, 20 ऐसी हमारी डेटें चल रही थी, लेकिन पेंशनर्स के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया जा रहा था। ऐसी ही उनके साथ मिस हैपनिंग हो रही थी कि उनको अभी जो पिछली सैलरी पेंशन है वो 31 तारीख को मिली। तो सरकार ने 7 तारीख को बोल के वादे से मुकर जाना बड़े दुख की बात है। और एचआरटीसी का 11,000 कर्मचारी जो सर्विंग एम्प्लॉय है, 8,000 के करीब पेंशनर है, वो इतना दुखी है कि परिवार का गुजारा करना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं उनसे निवेदन इसलिए खास निवेदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि वो एचआरटीसी के ही परिवार के आदमी हैं। उनके पिताजी भी एचआरटीसी में चालक थे। उनको सारा पता है कि एचआरटीसी का कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रात को जंगलों में सोता है और इतनी अच्छी सेवाएं देने के बाद, कठिन परिश्रम करने के बाद अगर सैलरी ना मिले, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को यह भी बताना चाहता हूं कि एचआरटीसी के ड्यूज 2016 से पे कमीशन का एरियर 3% डीए पूरे हिमाचल प्रदेश को मिल गया है, एचआरटीसी के कर्मचारियों को नहीं। 50,000 की किस्त जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई, आज तक एचआरटीसी के कर्मचारियों को नहीं। 3 साल का ओवर टाइम नाइट जो है हमारा पेंडिंग पड़ा है और सैलरी भी हमें टाइम की नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि 20,000 सर्विंग एम्प्लॉय और पेंशनर, 20,000 परिवार समझे इनको, 20,000 एम्प्लॉय ना समझे, 20,000 परिवार जो है। वहीं एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन पर सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। पूर्व सरकार ने भारी भरकम वित्तीय बोझ डाला और आज या कल में एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। देखिए, ये मीडिया में जरूर ये बात उठी थी कि जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं उनको जो है इस महीने की सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन अमूमन ये 10 तारीख तक मिल जाया करती थी। इस बार इसमें मुझे लगता है 2-3 दिन की देरी हुई है। लेकिन अभी मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है एमडी ट्रांसपोर्ट से कि ये आज या कल में जो है इनकी सारी सैलरीज जो है रिलीज हो जाएगी, ये आज या कल तक सब। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की आमदनी महज 65 से 70 करोड़ रुपए के बीच है, जबकि उसका खर्च करीब 140 करोड़ रुपए तक है। इसके बावजूद कर्मचारियों का वेतन और पेंशनरों की पेंशन समय पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हाल ही में प्रदेश सरकार से करीब 65 करोड़ रुपया कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन के लिए दिया गया है और जल्द उन्हें भुगतान भी किया जाएगा। नहीं, एचआरटीसी की
सैलरी हम जारी कर रहे हैं, तो पैसा हमारे पास आ गया है और हम जारी कर रहे हैं। और HRTC की व्यवस्था आपको मालूम है कि 144 करोड़ रुपए का खर्चा है पर मंथ और इनकम 65 करोड़ है, तो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है पैसा। तो पैसा ऑर्गेनाइज किया है और अब सरकार से हमने 65 करोड़ रुपए लिया है बीते रोज़, और आज कल में सैलरी उनका खातों में पड़ जाएगी। तो आपको बता दें, वेतन के लिए HRTC के कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। करीब 11,000 के आसपास HRTC के कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस महीने की सैलरी नहीं मिली है। इसको लेकर परेशान है। वहीं अगर 8 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिली है, वो लोग भी परेशान हैं। इस महीने की पेंशन भी उन्हें नहीं मिली है। वहीं इसी मसले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पूर्व परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिक्रम सिंह जी, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर। लेकिन जो हालात मौजूदा समय में बने हुए हैं, HRTC के कर्मचारियों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है, पेंशनरों को अभी तक पेंशन रिलीज उनकी नहीं की गई है, क्या कहेंगे इस पर? आपकी पहली प्रतिक्रिया। हाँ, निश्चित तौर पे जो लगातार बस चला रहे ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर हैं, उनके परिवार हैं, सबके सब लोग परेशान हैं। और ये सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। एक तरफ ये बोलते हैं कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश को ऋण मुक्त कर देंगे, और जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में सेवा दे रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, उनको सैलरी जो है वो समय पे नहीं मिलती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। लेकिन बिक्रम सिंह जी, जिस तरीके से हर मंच से दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे उलट है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रदेश सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जिस समय मैं परिवहन मंत्री था, कोरोना काल के अंदर भी हम लोगों ने हर साल 750 करोड़ रुपया HRTC को देती थी हमारी सरकार, और हमने वहां पे उस समय अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको उनकी मदद की हर तरीके से। उस समय क्योंकि काम बिल्कुल नहीं होता था, पीस मिल वर्कर को जो काम के बदले में पैसा मिलता था, लेकिन हमने उनको ठीक रखने के लिए जो पीस मिल वर्कर हैं उनको हमने दिहाड़ी के ऊपर ले गए और उनको दिहाड़ी दी गई। इसलिए हमारे समय के अंदर हमने ये पूरा ध्यान किया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एम्प्लॉइज को के जो देनदारियां देने के लिए 110 करोड़ रुपए का जो है ऋण जो है हमने लिया उस समय। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और आज मुझे इस बात का दुख है, अब बातें कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल बसेस लेंगे और ऐसी बसेस लेंगे जो आम बस से 4 गुना ज्यादा महंगी है। उसको उस बस को चलाने वाला चालक दुखी है, परिचालक दुखी है, वहाँ काम करने वाले लोग दुखी है। और इसलिए सरकार को जो एम्प्लॉई है उसको समय के ऊपर तनख्वाह मिलनी चाहिए, ताकि अपने बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनतकश कर्मचारी को ये उनकी काम की जो तनख्वाह है वो मिलनी चाहिए। और इसी पर और बातचीत करने के लिए मीडिया सलाहकार है मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू के नरेश चौहान जी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जवाब उनसे भी ले लेते हैं। नरेश चौहान जी, क्या कहेंगे जो मौजूदा स्थिति है? लंबे समय से यहाँ पर जो HRTC के कर्मचारी थे वो परेशान थे, इससे पहले भी आंदोलन कर रहे थे, ओवर टाइम उन्हें अभी तक नहीं मिला है, उनकी और भी कुछ मांगे थी, और इस बीच उनकी सैलरी भी रिलीज नहीं की गई है। जाहिर सी बात है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। जी नरेश चौहान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है नरेश चौहान जी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नरेश जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इस मौजूदा स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे आपका सवाल पता नहीं है, आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं? आवाज बिल्कुल मिल रही है। जैस्मिन जी, आप पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं?
जी 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 नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो मौजूदा स्थिति है, एचआरटीसी कर्मचारियों को उनका वेतन अभी तक नहीं मिला है, पेंशन अभी तक लोगों को वहां नहीं मिली है, उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सबसे पहले। देखिए, जिस तरह से इस खबर को उठाया जा रहा है, ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं। ये ठीक है कि सरकारी कर्मचारियों को सबको पेंशन मिल रही, लेकिन एचआरटीसी एक कॉरपोरेशन है और बोर्ड में जो है कुछ ऐसे होते हैं जो घाटे में चलते हैं, जिनको सरकार सहायता करती है और वो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये मामला है, हर बार यहाँ 10 तारीख तक पे मिल जाती है, लेकिन जैसे ये सरकार के जहन में आया है मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने इस पे फैसला ले लिया और मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटों में इनकी सारी जो पेमेंट है, सैलरीज है, वो मिल जाएगी। तो ये परिस्थितियां इसलिए होती है कि बोर्ड और कॉर्पोरेशन जहां तक सरकारी कर्मचारी है उससे कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं रही है, और वो इसको इस प्रकार का बड़े लेवल पे तुल दे रहे हैं जो लोग। मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक दृष्टि से इसका जो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करना ठीक नहीं है। नरेश जी, इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। बहुत सरल तरीके से मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इस खबर को इसलिए भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है क्योंकि एचआरटीसी के जो कर्मचारी हैं वो लंबे समय से अपनी कुछ मांगों को लेकर परेशान है। आपको याद होगा सेक्रेटेरिएट के बाहर भी शिमला में उन्होंने इससे पहले विरोध प्रदर्शन किया था। उन्हें ओवरटाइम नहीं मिला है, रात्रि भत्ता उन्हें नहीं मिला है 3 सालों से, उसको लेकर भी वो परेशान है। और बार बार एचआरटीसी के कर्मचारी इतने दुर्गम क्षेत्रों में गाड़ियां चलाते हैं, आप और हम बखूबी समझते हैं, हम हिमाचल से आते हैं, हमें पता है कि एचआरटीसी की गाड़ियां कहां तक पहुंचती हैं। इसलिए ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है, इसलिए ये खबर इतनी प्रमुखता से उठाई जा रही है क्योंकि एचआरटीसी के कर्मचारी लंबे समय से परेशान है। नहीं, मैं आपको एक करेक्ट कर दूं कि इनकी जो डिमांड थी, जो जितने भी इनके ड्यूज थे, पिछले 4.5 करोड़ रुपए इमीडिएटली मुख्यमंत्री जी के साथ एक मीटिंग हुई और वो सारे रिलीज इनके 4.5 करोड़ रुपए की जो ओवर टाइम की और जो लाइबिलिटी थी वो क्लियर कर दी गई और उनको मिल गई है। पहले तो मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं कि एक ही मीटिंग हुई, इन्होंने जब अपना मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए 4.5 करोड़ रुपए की इनकी सारी लाइबिलिटीज वो क्लियर कर दी गई। अब इनका जो ये मसला है, ये तकरीबन मैंने अभी अपने जो एमडी है एचआरटीसी से उनकी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक हम जो है सैलरीज दे देते थे, लेकिन इस बार 2-3 दिन का डिले हुआ। हमने सरकार के जहन में ये बात लाई और मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में ये सारी चीजें साफ। ठीक है, आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगले 48 घंटे में एचआरटीसी, जी नरेश जी, आप आश्वासन दे रहे हैं कि अगले 48 घंटों में सरकार द्वारा इनकी सैलरीज और जो पेंशनरधारी हैं उनकी पेंशन्स को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अब मैं राजनीतिक मुद्दे पर आती हूं। विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है कि आप महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, बेड़े में महंगी महंगी इलेक्ट्रॉनिक कारें और अपनी क्षमता से ज्यादा महंगी बसेस को खरीद रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए, कर्मचारी परेशान ना हो उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार में जो आपने मुद्दा उठाया कि वो बिल्कुल कर्मचारियों की परेशानी थी कि जो उनका ओवर टाइम था, नाइट ड्यूटीज वो जो कर रहे थे, वो सारा ड्यूज उनका खड़ा था। पिछली सरकार ने जिस प्रकार की पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फेल हुआ, उसके हिसाब से जो लाइबिलिटी सरकार पे आई है वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हर बात को फ्रंट लाइन में करके आपको इन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को क्या मुद्दा है? विपक्ष कौन है? जो पिछले कुछ समय सत्ता में थे 5 वर्ष, उनको अपना देखना चाहिए कि हमने उन 5 वर्षों में वित्तीय जो संसाधन थे उनका किस तरह से मिसयूज किया हिमाचल। वो अभी प्रश्न, चलिए इसका जवाब हमारी सरकार को अभी शुरू है, इसका जवाब ले लेते हैं। विक्रम सिंह जी, पूर्व परिवहन मंत्री ही हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, आप क्या कहेंगे? फाइनेंशियल जो कंडीशन थी या जितने भी वित्तीय संसाधन थे उसका दुरुपयोग हुआ है और यही कारण है कि मौजूदा स्थिति प्रदेश में आज ऐसी है, ये इल्जाम है सरकार का आपके ऊपर। वित्तीय स्थिति केवल पिछले 5 वर्षों में खराब नहीं हुई है, वित्तीय स्थिति तो बड़े लंबे समय से खराब चल रही है और उस स्थिति पे कंट्रोल करने के लिए मौजूदा सरकार ने ये कहा था कि हम इन सारी चीजों को ठीक करेंगे और पूरे जो हमारा प्रदेश है इसको बिल्कुल हम कर्जा लेना बंद करेंगे, जबकि परिस्थिति इससे बिल्कुल उल्टी है। अब ये कहा जा रहा है कि कर्जा पिछली सरकार ने लिया था, हमको भरना है। द गवर्नमेंट इज इन कंटिन्यूटी, इसमें जो सरकार होती है उसी का जिम्मा होता है इन सारी चीजों को देखने का। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, कारपोरेशन घाटे में चल रही है, दूसरी तरफ हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल बसें चलानी है, अपने बेड़े में इलेक्ट्रिकल बसें लेके आनी है। 5-4 गुना ज्यादा रेट है इलेक्ट्रिकल बसेस का, उसको चलाने वाला दुखी है। इसलिए हमें इन सारी चीजों के ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए कि किस तरीके से सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि
ये जो बातें हम कर रहे हैं, जो जिस तरीके की बात हम बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात करते हैं, परिवहन मंत्री जी जो बात करते हैं, एक्शन बिल्कुल उसके विपरीत है। आज एचआरटीसी की क्या हालत है जरा देखिए, उस बेड़े को किस तरीके से वो जो कमजोर होता जा रहा है। हम नई गाड़ियां लेने में असमर्थ हैं, और ये सारी परिस्थिति जो है ये तो पॉलिसी मैटर है, और इस पॉलिसी मैटर को जो वर्तमान की सरकार को है उसी को ही ये देखना है कि इसको किस तरीके से हम ठीक तरीके से चला सकते हैं। बिल्कुल नरेश चौहान जी, जी क्या जवाब देंगे नरेश चौहान जी आप, क्योंकि समझने की बात है कि ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि अब ये इनका काम है। अभी हमारी सरकार को आए 5 महीने का समय है, जो आप मिसमैनेजमेंट करके, हालात ये करके, डबल इंजन की सरकार कर्जे से ही चलती रही, कोई फैसले नहीं ले पाई, ढंग के फैसले नहीं लिए, प्राथमिकता तय नहीं कर पाए। अगर हम आप इलेक्ट्रिकल बसेस की बात कर रहे हैं, ग्रीन हिमाचल की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, ये इसके लिए बजट में प्रोविजन किया है मुख्यमंत्री। अगर हम बसेस खरीद रहे हैं वो बजट से आ रही है, सरकार उसको दे रही है। आगे का भविष्य की हम सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इनकी सोच ही कोई नहीं थी पिछली सरकार। जी नरेश चौहान जी, बहुत माफी के साथ आपको मैं यहाँ रोकना चाह रही हूँ। दरअसल प्रदीप चौहान जी, पूर्व वित्तीय सलाहकार, भी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप चौहान जी, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। मैं आशा करती हूँ आपने भी सुना होगा। पूर्व परिवहन मंत्री हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है, नरेश चौहान जी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। एचआरटीसी का कर्मचारी परेशान है, पेंशनधारी परेशान है। आप किस तरीके से इस पूरी वित्तीय स्थिति को देखते हैं? ऐसा है, प्रदेश की वित्तीय स्थिति हमारी अभी गंभीर है। उसका हमारे पास जो रीजन है वो रीजन यही है कि जो हमारी पूर्व में सरकारें रही है या प्रेजेंट में भी सरकार है, बिना कर्ज के हम लोग सरकारें नहीं चला सकते हैं। तो हम लोगों को जो कर्ज है, वो जो लोन है, वो लेना ही पड़ता है। तो इस लोन के तहत हम लोगों को सरकारें, अभी तक जितनी भी सरकारें नहीं है, पूर्व में सरकार रही है, जो अभी भी प्रेजेंट में सरकार है, तो लोन लेके आपको सरकार चलानी है। आपको डे टू डे के खर्चे निकालने के लिए आपको अपने जो वित्तीय संसाधन है वो हमें तैयार करने हैं कि ताकि हम जो अपना रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए। ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई कठोर कदम जरूर उठाने पड़ेंगे, चाहे वो पूर्व में सरकारों ने नहीं उठाए हैं, तो अभी जो प्रेजेंट में सरकार है उस सरकार को जरूर से जरूर कोई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इस वित्तीय संसाधन जुटाए जा सके। और सरकार जो है, जो इनका विजन है, इस प्रेजेंट सरकार का जो विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वित्तीय संसाधन के लिए कोई ना कोई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। एक दूसरा प्रदीप चौहान जी, यहाँ पर जो मौजूदा परिवहन मंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, मैं उनकी बात करी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो कॉर्पोरेशन है एचआरटीसी, उसकी जो आमदनी है वो 60 से 65 करोड़ रुपए सालाना है और जो खर्च है वो 140 करोड़ रुपए है। तो ऐसी स्थिति में जो एचआरटीसी कर्मचारी है वो किसकी ओर देखेगा? क्योंकि अगर ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स उन्होंने दिखाई हैं, तो वाकई ये चिंताजनक है। चिंताजनक फिगर्स हैं, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू रिसीट है एचआरटीसी की, वो आपका जो एक्सपेंडिचर है उसका लगभग उसका 40% है वो। तो 40% जैसे भी उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, उन्होंने ये स्थिति हमारे लिए बहुत विकट है। तो इस स्थिति को, विकटता को देखते हुए हमें अपने संसाधनों की तरफ या हमें कोई कार्य करने के लिए कोई ना कोई कठोर कदम तो उठाने पड़ेंगे। आप कठोर कदम अगर कोई भी सरकार उठाती है तो वो फिर वो जनहित विरोधी हो जाते हैं। जब वो जनहित विरोधी होते हैं तो इसलिए फिर सरकारें कठोर कदम उठाने से, अभी तक पूर्व सरकारें डरती रही है कठोर कदम उठाने से, परंतु जो प्रेजेंट में सरकार है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल 5 महीने के अंदर कि ये कठोर कदम उठाने में मुझे लग रहा है कि सक्षम सी लग रही है, ताकि हम जो अपना संसाधन है, वित्तीय संसाधन है, उसके तहत हम अपने जो कर्मचारी है, कम से कम जो आप बता रहे थे अभी के कर्मचारी, वहां पे 60 करोड़ का आपका हमारा रेवेन्यू रिसीट है एचआरटीसी से, और एक्सपेंडिचर हमारा 140 करोड़ के आसपास है। तो इस गैप को मीट आउट करने के लिए जो कर्मचारी वर्ग है उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम लोग अपना जो कार्य क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी करें, क्योंकि हम लोग ये तो देखते हैं कि हम सरकार से, हम लोग ये तो चाहते हैं कि सरकार हमें क्या दे रही है, पर हमने कभी एज ए कर्मचारी या ये नहीं सोचा कि हम सरकार के लिए नहीं, हम
प्रदेश के लिए या अपने एरिया के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। इस वजह से ये जो सारा गैप है, ये गैप बढ़ता ही चला जा रहा है। इस गैप को मिटाने के लिए कोई ना कोई वित्तीय संसाधन तो आपको करने ही पड़ेंगे, कोई कठोर कदम उठाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल प्रदीप चौहान जी, कर्ज लेना कोई नई बात नहीं है। सरकारें हर प्रदेश में कर्ज के आधार पर ही चलती हैं, उसी आधार पर विकास होता है। लेकिन ये जो गैप बढ़ जाता है, इस गैप को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती हर सरकार के सामने ये रहती है। प्रदीप चौहान जी, आप हमारे साथ जुड़े, न्यूज 18 हिमाचल को आपने महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से पूर्व वित्तीय सलाहकार हिमाचल प्रदेश के हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि कर्ज लेना कोई नई बात नहीं है, हर सरकार कर्ज लेती है, लेकिन कठोर निर्णय लेने की क्षमता सरकारों में होनी चाहिए। फिर अगर मौजूदा सरकार कठोर निर्णय लेती है तो उस पर फिर सवाल खड़े क्यों किए जाते हैं? लेकिन क्योंकि वो तो प्रदेश के हित में लिए जाते हैं। जी विक्रम सिंह जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरी आवाज सुन रही है? जी 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 विक्रम सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को कौन रोक रहा है कठोर निर्णय लेने के लिए? सरकार के पास बहुमत है, वो कठोर निर्णय ले, उनको कौन रोक रहा है? लेकिन आपके ध्यान में रहे, मैं न्यूज 18 के माध्यम से कुछ बातों को, बेसिक जो HRTC की बातें हैं, HRTC जी जो है वो केवल और केवल एक ऐसी कारपोरेशन नहीं है जो फायदे के लिए काम कर रही है, वो आम जनमानस के लिए काम करती है। इस HRTC के अंदर बच्चे जो स्कूल को जाते हैं उनसे पैसा नहीं लिया जाता, महिलाएं जो इसमें जाती हैं उनसे 50% किराया लिया जाता है, पुलिस के कर्मी इसमें जाते हैं उनसे किराया नहीं लिया जाता। इस प्रकार के बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीमों को HRTC इम्प्लीमेंट करती है। अगर HRTC सरकार के निर्णयों को इम्प्लीमेंट करती है जिसमें लोगों को जो है वो रिलीफ दिया गया है, तो वो पैसा भी तो सरकार को ही देना पड़ेगा ना। उसमें ड्राइवर और कंडक्टर क्या करेगा? उसकी एफिशिएंसी और कैसे आप बढ़ाना चाहते हैं? ड्राइवर जो है वो गाड़ी ठीक तरीके से चला रहा है, वो सारी चीजों को ठीक तरीके से कर रहा है, कंडक्टर टिकट काट रहा है, ईमानदारी से जो लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो क्या करें? इसमें सरकार ने जो अपनी स्कीमें HRTC के माध्यम से अप्लाई की हुई हैं, जिसके कारण से आम जनमानस को फायदा देने की कोशिश की जाती है, तो सरकार उस पैसे को कंपनसेट करे जो स्कीमें HRTC के माध्यम से इम्प्लीमेंट होती है आम वर्ग के लिए, तो वो पैसा सरकार को ही देना है और सरकार को ही देना पड़ेगा। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, एक आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं नरेश चौहान जी से। नरेश चौहान जी, जो बात यहाँ पर विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि जो रियायतें HRTC लोगों को दे रहा है, कहीं ना कहीं उन रियायतों का जो बोझ है वो सरकार पर पड़ रहा है और उस पर विचार करने की जरूरत है। नहीं, उस पर विचार करने वाली कोई बात नहीं, ये तो पहले से चला आ रहा है। ये HRTC जो है लगातार सरकार की एड से चलती, सरकार पूरा ये गैप को पूरा करती है, हर बार इनकम सरकार से मदद मिलती है। ये तो आपके सामने पूरा चिट्ठा रखा कि 65 करोड़ रुपए की अपनी आमदनी और खर्चे 140 करोड़ के जो गैप है वो सरकार ही तो पूरा कर रही है। यही मैंने पहले भी कहा था, आपसे जिक्र किया था कि कुछ कॉर्पोरेशन और कुछ बोर्ड्स हैं जो लॉस में चल रहे हैं, वहां पर ऐसी कई बार परिस्थितियां हो जाती हैं, लेकिन इतनी गंभीर परिस्थिति नहीं है कि इनको पैसा नहीं मिलेगा। सभी कर्मचारियों को जो मिल चुका है, लेकिन जो बोर्ड और कॉर्पोरेशन है ये भी बिल्कुल 1-2 दिन में मिलने वाला है। होता है, ऐसी परिस्थितियां वहां हो जाती है, ये पहले भी होती रही है, लेकिन गैप तो गवर्नमेंट ही देती है ये लोगों के वेलफेयर के लिए, कॉर्पोरेशन को। लेकिन भारत सरकार ने 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास तो किया है प्रदेश की जनता को ये दिखाने का कि हम लोग आगे आके कुछ फैसले तो करें फ्यूचर के लिए कि किस प्रकार से हमारा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। बड़े फैसले किए। मैंने अभी जिक्र किया कि शराब के जो नीलामी थी हिमाचल प्रदेश में लगातार कई वर्षों से नहीं हो रही, लेकिन हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने ओपन ऑक्शन की, 550 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आया, तो फैसले ले रहे हैं। अगर आज वो वाटर सेस की लड़ाई लड़ रहे हैं तो विपक्ष के लोगों को, नेताओं को साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर वाटर सेस मिलेगा तो प्रदेश के लोगों का हक है। अगर आज हम 12% बिल्कुल नरेश चौहान जी, इसी तरीके से जो कई कठोर निर्णय हैं जिनका जिक्र पूर्व वित्त सलाहकार ने भी किया, इसी तरीके के कुछ कठोर निर्णय मौजूदा सरकार को लेने पड़ेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व की सरकार को भी जो उचित लगे तो कंधा से कंधा मिलाकर मौजूदा सरकार के साथ चलना होगा, ताकि प्रदेश के ऊपर जो ये वित्तीय संकट इस वक्त छा रहा है इससे उबारा जा सके, प्रदेश की जनता का विकास हो सके और प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, वो पूरे किए जा सके। नरेश चौहान जी और विक्रम सिंह जी, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।
तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है जो दोनों तरफ से जारी है। वहीं पंजाब में कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पंजाब सरकार की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकारी कर्मचारी शासन की रीढ़ होते हैं और कर्मचारियों को वित्तीय संकट में डालना इस बात का संकेत है कि विपक्ष शासित राज्यों में सरकारी खजाने के मामले में सब कुछ ठीक नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखा है कि इन सत्ता की भूखी पार्टियों के पास मुफ्त रेवड़ी बांटने और विज्ञापन के लिए फंड है, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए उनके हाथ खाली हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारी वेतन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ये ट्वीट किया है और यहां पर पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए हिमाचल सरकार को भी लपेटे में लिया है। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।